इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ही राहुल गांधी है और राहुल गांधी ही कांग्रेस है। तो अगर उनकी कमियां कुछ गिनानी हो तो आप पार्टी के अंदर रह के नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक तौर पे मूर्ख हैं। वो हम लोगों का अब ये दिन नहीं रह गया कि राहुल गांधी के गाड़ी के पीछे राहुल गांधी करते। राहुल गांधी जब जिस दिन अपना पहला चुनाव जीते, मैं अपना 5वां चुनाव जीता उस दिन। मुस्लिम समाज में अगर आप बीजेपी में कभी चले गए तो जिंदगी भर का वो दाग लग जाता है। सच्चाई है कि मुसलमानों को किनारे किया गया, तो बिल्कुल प्लान्ड वे में, ये धोखे में, गलती में, गड़बड़ी तो किसी से हो सकती है, लेकिन ये सोच समझ के प्लान्ड वे में था। वो मेरी उनसे बहस हुई इस पर। मैंने कहा आप सॉफ्ट हिंदुइज्म करते हैं, उन्होंने कहा नहीं करते हैं, मैंने कहा नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी ने सोनिया गांधी जी की कांग्रेस को भी अपनी कांग्रेस नहीं बनाया, उनके भी लोगों को काट छाटने में वो लग गए, जिसको जो कर सकते थे वो नुकसान। कि भाई आपका इल्जाम है कि 65 लाख वोट कट गए, तो 65 लाख वोट कट गए तो 65 आदमी को भी कभी हमने कहीं बिहार में ये प्रोटेस्ट करते नहीं देखा कि साहब हम जिंदा हैं और मेरा वोट काट दिया है। मैंने कहा बहुत से लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जो बहुत दुखी हैं, लेकिन उसमें एक क्लास ये है कि जिनकी अगली पीढ़ी कांग्रेस में आ गई है, तो उनको लग रहा है कि अच्छा हम तो अपमानित हो गए, हम तो साइडलाइन कर दिए गए। साइड देखिए, समय परिवर्तन है, नया लीडरशिप आता है, नया राजा बनता है, तो पुराने लोग धीरे धीरे धीरे, लेकिन वक्त से आप नया राजा बन के अगर तलवार से सारे पुराने लोगों को काटने लगिएगा, जो राहुल गांधी एक तरह से कर रहे हैं। पिछले 25 साल से 20 साल से वो हैं, 20 साल से सुनील जी एक बड़ा दंगा बिहार में नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने कहा है इंटरव्यू में अपने कि मोदी जी और राहुल जी की मानसिकता बिल्कुल एक है पार्टी के लोगों के लिए। तो चलिए, वहाँ पार्टी में थे आप, तब तो सुनी नहीं राहुल जी ने आपकी, लेकिन गलती से ही से ये पॉडकास्ट अगर पहुंच गया और सुन लिया राहुल जी ने, तो क्या सलाह देना चाहेंगे राहुल जी को? नमस्कार। देश की सबसे पुरानी पार्टी और जिसने देश पर लंबे वक्त तक राज किया, उसकी हालत आज जो है वो देखकर हर कोई हैरान है। लेकिन कांग्रेस की इस मौजूदा हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी का अहंकार पार्टी को डुबा रहा है? क्या सोनिया गांधी ने भी राहुल गांधी के आगे सरेंडर कर दिया है और वो भी अब राहुल गांधी के ना के वजह से डरने लगी है, एक तरह से अपमानित होने से वो बचने लगी है? और क्या इसलिए उन्होंने बड़े नेताओं से मिलना बंद कर दिया है? कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? राहुल गांधी क्या सोचते हैं? क्यों पार्टी का पतन हो रहा है? क्यों कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ऐसे मुद्दे चुनती है? इन तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, पूर्व मंत्री रहे, खाटी कांग्रेसी जिनके दादा, पिता और वे कई बार सांसद विधायक रहे, ऐसे खाटी कांग्रेसी डॉक्टर शकील अहमद से। उन्होंने तफसील से राहुल गांधी के प्रॉब्लम्स, कांग्रेस पार्टी के पतन और सोनिया गांधी को लेकर कई खुलासे इस पॉडकास्ट में किए हैं, जो आपको जरूर सुननी चाहिए। इस बातचीत को अंत तक सुनिएगा तो आपको कांग्रेस की असल प्रॉब्लम क्या है ये भी समझ आ जाएगी। बहुत बहुत स्वागत शकील जी। बहुत धन्यवाद। समय आपने दिया, और सबसे पहले तो आपको रमजान मुबारक जी। बहुत शुक्रिया। बहुत आप है और आप समय निकाल कर हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत आभार आपका। जी बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बेहतर है। हल्का महसूस कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं कि जाहिर है कि लगता है कि आपने जो घर छोड़ा है जी, और उसमें अगर कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं जी, तो उनको बोलने से अगर सुधार की थोड़ी भी गुंजाइश हो जाए जी, तो मैं समझूंगा कि मेरा पार्टी छोड़ना सफल हो गया। क्योंकि पार्टी के अंदर रह के लोग जो नासमझ है, या मैं थोड़ा कड़ा शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि राजनीतिक तौर पे मूर्ख हैं, वो कहते हैं कि ये सब बात पार्टी के अंदर रह के करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल में होता नहीं है। पार्टी की जो लीडरशिप होती है, अभी
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ही राहुल गांधी है और राहुल गांधी ही कांग्रेस है। तो अगर उनकी कमियां कुछ गिनानी हो तो आप पार्टी के अंदर रह के नहीं कर सकते हैं, आपको पार्टी से बाहर जाना पड़ेगा। तो कोई आपको पार्टी से बाहर करे, उससे अच्छा है कि आप खुद को पार्टी से बाहर कर लीजिए। अभी उड़ीसा के एक सीनियर एमएलए ने, एक्स एमएलए ने ख़त लिखा सोनिया गांधी जी को कि मैं 3 साल से राहुल गांधी जी से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हो रही है और खड़गे जी से काम नहीं होने वाला है। आज ख़त लिखा है, 2 दिन के अंदर अंदर उसको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। मेरे में और आम लोगों में फ़र्क ये है कि मैंने खुद से स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी और ये भी साथ में कहा कि मैं जीवन के अंतिम सांस तक किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मेरे पूर्वजों ने, आपने बताया मेरे दादा, मेरे पिता, तो जो पूर्वजों ने मेरे आइडियोलॉजी को सही समझा और जिसकी बुनियाद पर मैं कुछ बना, तो मैं उस आइडियोलॉजी को कैसे छोड़ दूंगा। मेरा व्यक्ति से डिफरेंस है, मेरा कांग्रेस पार्टी से या आइडियोलॉजी से कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन आज की तारीख में अक्सर लोग कहते हैं कि पार्टी ने आपको इतना दिया। ये पार्टी नहीं देती है, सिर्फ दोनों तरफ से लेना देना होता है। और पार्टी कोई मशीन नहीं है, पार्टी को वक्त वक्त पे लोग चलाते हैं। और आपको एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ कि कांग्रेस बनी 1885 में। मोतीलाल नेहरू जी ने, जो कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार के बुनियाद डालने वाले हैं एक तरह से, हाँ, उन्होंने, क्योंकि उनके फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, मजिस्ट्रेट थे, मोतीलाल नेहरू जी ही पब्लिक लाइफ में आए। तो 1885 में कांग्रेस बनी, 1888 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और तरक्की करते 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 1911 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए। लेकिन फिर कांग्रेस के अध्यक्ष से हटने के बाद धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि 1 जनवरी 1923 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और नई पार्टी अपनी स्वराज पार्टी बनाई और CR दास जी उसके अध्यक्ष बने, मोतीलाल नेहरू जी सचिव बने। और डिफरेंसेस कांग्रेस से और गांधी जी से ये थे कि ये काउंसिल के मेंबर होना चाहते थे और गांधी जी कहते थे कि नहीं, हम लोग पूरी तरह अंग्रेज़ों का खिलाफ करेंगे, मेंबर कांग्रेस काउंसिल के नहीं बनेंगे। ये छोड़ के 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस से अलग हो गए। काउंसिल के मेंबर तो बन गए मगर पार्टी चली नहीं। तो फिर 1925 में लौट करके फिर वो कांग्रेस में चले आए। तो ओपिनियन अगर डिफ़र करता है तो शकील अहमद क्या चीज़ है, मोतीलाल नेहरू जी ने जब कांग्रेस छोड़ दी तो शकील अहमद किस खेत की मूली है। इसलिए ये होता है और पार्टी का नेतृत्व समय समय पर बदलता रहता है। मेरा सोनिया जी से बहुत बनी मेरा बहुत अच्छा ये रहा, वो भी तो कांग्रेस ही थी, उनकी भी। राजीव गांधी जी, एक बात सही है कि हम अपने पूर्वजों की वजह से राजनीति में आए, शौक बढ़ा, नज़दीक से देखा। लेकिन राजीव गांधी जी का जो आकर्षक व्यक्तित्व था वो भी एक एडेड अट्रैक्शन था हम लोगों को राजनीति की तरफ खींचने के लिए। तो राजीव जी के लिए आज कांग्रेस के किसी के बारे में कोई नहीं है। राहुल जी के काम करने के तरीक़े से, उनकी सोच से, थोड़ा कह सकते हैं उनके घमंड से, उनके एरोगेंस से थोड़ा अपमानित फील किया। और हम लोगों का अब ये दिन नहीं रह गया कि राहुल गांधी के गाड़ी के पीछे राहुल गांधी करते। राहुल गांधी जब जिस दिन अपना पहला चुनाव जीते, मैं अपना 5वां चुनाव जीता उस दिन, राहुल गांधी जी से 19 साल पहले मैं MP MLA मंत्री हो गया, क्योंकि उनके पहले का जन्म है। तो 85 की बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, 2004 में मैं 5वीं बार जीता, 2004 में वो पहली बार जीते। तो ठीक है, एडजस्टमेंट होता है। वाइफ हस्बैंड कहीं से आते हैं तो उनमें भी आपस में एडजस्टमेंट होता है, लीडरशिप बदलती है तो थोड़ा, लेकिन बेसिक समझौता। जैसे मैंने कहा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि दूसरे की नज़र में गिर के ज़िंदा रहना मुश्किल है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनी नज़र में गिर के ज़िंदा रहना। लेकिन शकील जी, मैं थोड़ा सा इससे
और आपको आगे ले जाना चाहूँगा। ये तो आपने अपनी बात की, कहिए। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ इन दिनों, उत्तर प्रदेश से आइए तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, फिर इधर आप उड़ीसा में आ जाइए तो मोहम्मद मुकीम साहब, फिर आप इधर बिहार में आप हो गए, फिर इधर गुजरात में जो कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता अहमद पटेल साहब, उनके बेटा बेटी दोनों आजकल वो चल रहे हैं, और फिर आप हाल फिलहाल में राशिद अल्वी साहब को ले लीजिए, सारे मुस्लिम नाम हैं। तो इससे मेरे दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या मुस्लिम नेताओं का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, या राहुल गांधी चुन चुन कर मुस्लिम नेताओं को ठिकाने लगा रहे हैं? देखिए, ठिकाने लगाने की बात नहीं है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा ये शकील जी, मतलब ये शब्द मैं इसलिए, क्योंकि राशिद अल्वी जी ने कहा कि हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाने से भी कांग्रेस नेतृत्व अब घबराने लगा है। हाँ, ये तो मैंने भी कहा कि राहुल गांधी जी, एक तो मोटा मोटी ये बात है कि राहुल गांधी किसी नून फेस के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहते हैं। पब्लिक मीटिंग्स का छोड़ दीजिए, अपने जो इंडिविजुअल वो फ़ोटो खिंचवाते हैं किसी गरीब के साथ, किसी बूढ़े के साथ, किसी बूढ़ी के साथ, किसी बच्चे के साथ, और ये इंश्योर करते हैं उनके जो आसपास के लोग हैं कि उस फ्रेम में कोई नोन फेस कांग्रेस का हो, इसका हो, वो नहीं आए। ये है। दूसरे, मुस्लिम भी नहीं आए, ये वो कर, और वो उनकी एक सोच है कि मोदी जी से हम बीजेपी से लड़ रहे हैं और वो हम पर अटैक करते हैं कि हम प्रो मुस्लिम पार्टी हैं। राहुल जी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। ये उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है कि उन्होंने जान के मुस्लिम लोगों को, ये शुरू कैसे हुआ, मैं पहला शिकार हूँ उसका। मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन था, 12 सालों तक स्पोक्स पर्सन रहा, और इसलिए शिकार बोल रहा हूँ कि 12 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ किसी आप नेशनल पार्टी के जो रूलिंग भी रही हो और अपोजिशन भी रही हो और में भी रही हो, और सुनील जी 12 साल में एक बार भी मेरे किसी स्टेटमेंट पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। मुझको एक बार नहीं कहना पड़ा कि मुझको आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया गया। ये भी नहीं किया। मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया के लोगों को कि 12 साल में एक बार भी नहीं हुआ। मेरे 2 ट्वीट्स पे कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन एज ए प्रवक्ता, एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी, स्पोक्स पर्सन भी और सीनियर स्पोक्स पर्सन भी रहा हूँ, और एक कंट्रोवर्सी नहीं हुई। उसके बाद भी मुझको हटाया गया ये समझ के कि मुस्लिम फेस को हटाना है कैमरे से। अब तो बीजेपी ने भी वही करना शुरू किया है। कांग्रेस का देखा देखी, मैं तो कहूँगा इस मामले में कांग्रेस का देखा देखी किया है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब और शहनवाज साहब को घर बैठाया है बीजेपी ने। बाद में ये काम पहले कांग्रेस में शुरू हुआ। मेरे को हटाया गया, राशिद अल्वी साहब थे, एक मीम अफजल साहब थे, उनको हटाया गया। आज की तारीख में एज सच कोई रेगुलर फेस नहीं है। कोई होंगे कहीं छुपे हुए, कोई साहब होंगे, लेकिन रेगुलर फेस कोई जो नेशनल AICC से ब्रीफ करता हो मीडिया को, वो नहीं है। मैंने 12 साल ये काम किया है, और एक बार कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो उस आदमी को तो हटाने का कोई ये नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं मुस्लिम था, और कांग्रेस को लगा, राहुल गांधी को लगा, राहुल गांधी कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी, राहुल गांधी का मतलब कांग्रेस है आज की तारीख में। 2014 के बाद से तो और हो गया पक्का। 2014 के पहले मैं सोनिया गांधी जी की कांग्रेस मानता था, लेकिन 2014 के बाद ये कंप्लीट राहुल गांधी जी की कांग्रेस है। तो इसका क्या कहते हैं, मुस्लिम फेसेस को मैं रेगुलर ब्रीफ करता था। जो और स्पोक्स पर्सन थे तो दिन तय होता था किस दिन किसका है। तो वो जाहिर है कि जब AICC से आप मुस्लिम फेस ये करेगा। लेकिन कांग्रेस ने जब हटाया, मुझको हटाया, राशिद अल्वी साहब को हटाया, मीम अफजल साहब को हटाया, वो नज़र अगर कागज़ पे होंगे भी तो नज़र नहीं आते। मुझको तो कह दिया गया कि आप स्पोक्स पर्सन की रेगुलर ब्रीफिंग होती है, और सीनियर स्पोक्स पर्सन जो है वो आप कुछ चाहिए तो बोल लीजिए, वो पार्टी का माना जाएगा। लेकिन रेगुलर ब्रीफिंग स्पोक्स पर्सन तो हमको बहुत ही, राहुल जी के एक बहुत
करीबी आदमी हैं, अभी जनरल सेक्रेटरी हैं कहीं, उन्होंने बहुत स्मार्टली कहा कि भैया आप लोग के छोटा छोटा लोग आप लोगों के बराबर, आप लोगों को सीनियर स्पोक्स पर्सन बना दिया जाता है, और इसलिए कि उसको उनको छीनना था स्पोक्स पर्सन ही, और वो सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम फेस को वो हटाएं। तो ये पार्टी की स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन ये बात सच्चाई है कि मुसलमानों को किनारे किया गया। मैं फिर भी कहता हूँ कि राहुल गांधी जी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, वो एक स्ट्रेटजी उन्होंने, वो मेरी उनसे बहस हुई इस पर। मैंने कहा आप सॉफ्ट हिंदुज़म करते हैं, उन्होंने कहा नहीं करते हैं, मैंने कहा नहीं करते हैं। मैंने कहा कि जब वो शुद्ध घी की दुकान उधर खोले हुआ है बीजेपी, तो आपका फेंट के कौन खरीदने वाला है? वो आप सेकुलरिज्म और बोल्डली सेकुलरिज्म की बात कीजिए, तब हमको लगता है कि ये होगा। लेकिन मेरी उनसे बहस हुई है इस मामले में। तो यह बात सही कही आपने। एक कॉमेडियन है बहुत बढ़िया मुंबई बॉलीवुड में, उन्होंने उनका याद आता है मुझे, बोले कि राहुल गांधी ये कोट पे जो जनेऊ डाल लेते हैं, बोले समझ ही नहीं रहे कि सामने भस्म रमाए आदमी है और आप टीका लगा के उनके सामने जाएंगे तो कहाँ टिक पाएंगे, वो तो एकदम पूरे भर में है। तो ये स्थिति है, सही कह रहे हैं। तो अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ फेसेस है भी या मुस्लिम नेता है भी कांग्रेस में, तो क्या उनकी प्रतीकात्मक भूमिका बस रह गई है, ऐसा है? हाँ, नहीं, डिसीजन मेकिंग में तो राहुल गांधी जी के अलावा और किसी की कोई भूमिका नहीं हो, मुस्लिम हो हिंदू हो कोई हो, वन मैन शो है। अच्छा। और राहुल गांधी जो फैसला करते हैं वही होता तो है। मतलब सारा फेलियर जो पार्टी जो रसातल में चली गई है, रोज हमें खबर आ जाती कि यहाँ से उसने छोड़ दिया, असम में एक बोरा साहब बहुत वो छोड़ दिया उन्होंने चुनाव से पहले ही, फिर वो तरुण गोगोई साहब ने उनको माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि ठीक है जी मैं पुनर्विचार करता हूँ, क्योंकि वहाँ चुनाव से पहले छोड़ देते तो बवाल हो जाता। तो फिर माफ़ी वाफ़ी वहाँ हुआ। तो मतलब ये सब राहुल जी की वजह से? हाँ, राहुल जी की बहुत स्ट्रॉन्ग क्या लाइक्स कारण? हैं। मतलब आपको क्यों वो आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और हाँ, आप देखिए, पहले और दोनों नेताओं को और डालेंगे। मुझको ये कहने में कहीं कोई झिझक नहीं है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे, पढ़े लिखे हैं, ये हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं ये तो भाग मुकद्दर, इस पर डिपेंड करता है। उनकी एक बहुत साफ सोच है कि लोग मोदी जी से नाराज़ होंगे तो मेरे पास आएंगे। मैं एक बार बराबर कहता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ कि क्या राहुल गांधी जी के चाहने से भी कांग्रेस 2 नंबर से नीचे आ सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। इसलिए कि इस देश में 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी, पहले कांग्रेस 1 नंबर थी, आजकल बीजेपी 1 नंबर है, कांग्रेस 2 नंबर है। बाकी जो लोग हैं, लालू यादव जी 1 स्टेट, नीतीश कुमार जी 1 स्टेट, चिराग पासवान जी 1 स्टेट, अखिलेश यादव जी 1 स्टेट, स्टालिन साहब 1 स्टेट, ममता बनर्जी जी 1 स्टेट, वो मायावती जी 1 स्टेट। 1 स्टेट से ज़्यादा 2 ही पार्टियां हैं जो मौजूद हैं 1 से ज़्यादा स्टेट्स में, एक कांग्रेस, एक बीजेपी 1 नंबर पर। राहुल जी की सोच है मेरे ख्याल से कि मोदी जी से जब लोग नाराज़ होंगे तो ऑटोमेटिकली सबसे बड़ी पार्टी के हम लीडर रहेंगे, तो और अपने जो सीनियर लोगों को हटा रहे हैं, दूर कर रहे हैं, जिनके साथ बैठने में उनको बॉस वाली फीलिंग नहीं होती है कि हम बॉस, उनको कह दिया गया कि आज से आप कांग्रेस के बॉस हैं। तो बॉस हैं तो अंदर से ना फील होना चाहिए बॉस है। तो बोले कि इससे कैसे बात की, तो हमसे 10 इलेक्शन पहले ज़्यादा जीते हुआ है, ये तो हमसे 5 इलेक्शन पहले से है, ये तो हमसे उम्र में भी बड़ा है और इसका अचीवमेंट भी बहुत बड़ा है। तो उसके साथ बैठ के उनको बॉस वाली फीलिंग नहीं होती है। तो इन सब को हटाइए और हटा के ऐसे लोगों को लाइए। तो उसको एक यूथ पकड़ लिया उन्होंने। यूथ, उसकी संख्या ज़्यादा होती है। जैसे देखिए, बहुत मजाक की बात है लेकिन सही बात है कि हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग चंदा लेते हैं अमीरों से, लेकिन जब मंच पर चढ़ते हैं तो गरीब की बात करने लगते हैं, इसलिए कि गरीब की संख्या ज़्यादा है। तो ये संख्या का खेल है राहुल गांधी जी में, और वो प्लान्ड वे में ये करते हैं। वो आए, साथ साथ वो जिस दिन से वो आए, यूथ कांग्रेस NSUI को साथ लाए अपने अंडर में। वो कमज़ोर हो गई, वो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गया, वो अलग एक किस्सा है। लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी कि हम जब सीनियर लोगों को हटाएंगे तो कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी का ज़माना है, तो इनको हटाएंगे और उधर से लोगों को, यूथ कांग्रेस NSUI को, जो राहुल करे, उसके उन्हीं लोगों को लाएंगे।
तो बिल्कुल प्लान्ड वे में, ये धोखे में, गलती में, गड़बड़ी तो किसी से हो सकती है, लेकिन ये सोच समझ के प्लान्ड वे में कर। चलिए प्लान वे में, लेकिन मेरा यहाँ पे शकील जी आपसे सवाल ये आता है, फिर आपने सही कहा कि जैसे आप जैसे जो सीनियर लोग हैं उनको जी कहने में, रिस्पेक्ट देने में राहुल गांधी जी को असहजता महसूस होती है, लेकिन सिर्फ आप लोग ही नहीं, अगर मैं फहरिस्त देखूं तो जो राहुल गांधी के मित्र थे, जो गले में हाथ डाल के चलते थे, वो भी कांग्रेस छोड़कर चले गए, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके खासम खास मित्र, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद, तो ये क्यों गए फिर? देखिए, उनके साथ क्या बात हुई जी ये हमको नहीं मालूम है, जी और वो लोग दूसरी पार्टियों में चले गए, जी तो इससे मेरे ख्याल में उनकी वक़्त कम हुई है। लेकिन यंग है सब, जी फ्यूचर है। जी और एक बात है, मुस्लिम समाज में अगर आप बीजेपी में कभी चले गए तो ज़िंदगी भर का वो दाग लग जाता है। अगर आप हिंदू समाज के किसी तबके में हैं तो बीजेपी में जाना उतना बुरा नहीं माना जाता है। तो इसलिए वो बिल्कुल, ये बात सही है कि उन्होंने जो आइडियोलॉजी थी उस पर कंप्रोमाइज़ किया है, बिल्कुल अपोजिट आइडियोलॉजी में चले गए हैं। लेकिन हर आदमी की अपनी सोच होती है, और राहुल जी से उनकी क्या बात हुई ये नहीं मानिए। ठीक है कि उनके फ्रेंड सर्किल में ये भी बात हो सकता है, राहुल जी को बुरी लगी होगी कि ये लोग अपने को मेरा फ्रेंड प्रोजेक्ट करता है, मैं तो अनडिस्प्यूटेड हूँ, ये भी हो सकता है। वो अंदर में क्या बात हुई है हम नहीं कह सकते हैं। ये भी बुरा लगा होगा, हो सकता है उनको, जो उनका एरोगेंस है, जो उनका थोड़ा घमंड है, वो ये लगता होगा कि ये लोग, मैं नेहरू गांधी ख़ानदान का आदमी, और ये लोग अपने को हमारा फ्रेंड लिखवाता है, मीडिया में फ्रेंड प्रोजेक्ट करता है, तो इन लोगों को करो। ये हुआ होगा, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मुझको अंदर की जानकारी नहीं है। उन सब का अलग अलग अपना रिश्ता था, लेकिन एक वक्त था कि बाहर के लोग समझते थे, और शायद ये इम्प्रेशन उनको नुकसान कर गया कि वो राहुल गांधी जी के मित्र हैं। मित्र थे। एक आपने सही कहा, अंदर की क्या बात हुई होगी वो पता नहीं, लेकिन एक हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो भी आपके कांग्रेस में थे। उन्होंने एक दो दिन पहले खुलासा किया कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। उन्होंने कहा कि जब चुनाव जीते और असम में मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो सोनिया जी से हमारी बात हुई, सोनिया जी ने कहा कि आप शपथ ग्रहण की तैयारी करिए, और हम वही तैयारी करने में लग गए। लेकिन बोले उसी बीच राहुल जी का फोन आ गया और कहे कि नहीं नहीं आप सीएम नहीं बनेंगे। तो पूनम पूछा कि क्यों भाई, वो तो सोनिया जी ने हमें आदेश दिया। बोले कि नहीं, कैंसिल करिए। तो बोले राहुल जी की ये बात हमको बहुत बुरी लग गई कि माता जी कह रही, बेटे जी क्यों नहीं कह रहे, इसलिए हमने छोड़ दी। देखिए, दोनों की सोच अलग है। ये किस साल की बात है मुझको नहीं मालूम है, लेकिन राहुल गांधी जी की लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत स्ट्रांग है, और जिसको वो मदद करते हैं कितनों उसका फेलियर हो। हम लोग जिस दिल्ली में बैठे हैं, एनसीआर में, यहीं की दिल्ली सरकार थी, मैं ही जनरल सेक्रेटरी था। मैं दिल्ली में जब स्पीच करता हूँ तो एक दिन मैं और मनीष सिसोदिया जी, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, हम दोनों एक गज़ल का प्रोग्राम इनॉग्रेट कर रहे थे यहाँ इस्लामिक सेंटर में। तो जब हो गया, गज़ल का प्रोग्राम शुरू हुआ, इनॉग्रेट करने के बाद हम लोग बैठे साथ में, मैंने कहा कि मनीष जी, मैं दिल्ली में जब कांग्रेस के मंच पर खड़ा होता हूँ आप लोगों के ख़िलाफ़ स्पीच करने के लिए, तो क्या कहता हूँ? तो बोले क्या कहते हैं? तो मैं कहता हूँ कि मुझको पहचान लीजिए गौर से, मैं ही वो आदमी हूँ जिसके दस्तखत से अरविंद केजरीवाल जी पहली बार चीफ मिनिस्टर हुए थे। तो एक वर्ष मनीष सिसोदिया चौंक के, उसके बाद हा 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 करके हंसने लगे कि ये बात सही है, मैंने ही लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैं ही जनरल सेक्रेटरी था, मैंने ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी, नजीब जंग साहब को, और मेरी ही पैड पर वो चिट्ठी टाइप हुई थी। फिर केजरीवाल जी ने सोनिया जी को ख़त लिखा था, उसका भी जवाब हम ही ने दिया था। लेकिन ये तो हो गया। लेकिन एक बात है कि आज जो पिछले 3 इलेक्शन से कांग्रेस 0 सीट पर है एमपी एमएलए में दिल्ली में, उसके लिए अगर एक आदमी कोई जिम्मेदार है तो सजेशन देने के लिए राहुल जी के एक मित्र जो आज भी उनके बहुत करीब हैं, और दूसरा फैसला लेने के लिए राहुल गांधी जी। कौन है मित्र? नाम नहीं कहेंगे, वो मेरे भी मित्र हैं। आपके भी मित्र हैं। मुझे ये, जैसे हम छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये नेता भी हो गए, उनके मित्र भी हो गए, तो आपने कहा कि जो नए नए चेहरे आए हैं उनको राहुल गांधी, ताकि राहुल जी करें। अब इस फेरिस में भी हम आते हैं तो यंग चेहरों की अगर हम बात करें, राधिका खेड़ा, वो तो नई लड़की है। फिर जयवीर शेरगिल ले लीजिए, गौरव वल्लभ पंत ले लीजिए, या आपके वो रोहन गुप्ता ले लीजिए, प्रियंका चतुर्वेदी चली गई, तमाम ऐसे जो नाम हैं
छोटे जो प्रवक्ता थे वो तो छोटे थे, वो क्यों गए फिर, उनसे क्या दिक्कत थी? नहीं, देखिए ये इंडिविजुअल केसेस हैं, किनसे किनको क्या डिफरेंसेस हुए हैं। और लेकिन एक बात ज़रूर है कि इन सब की वजह राहुल गांधी जी को मालूम होगी। इसलिए हाँ, इसलिए कि उनके फैसले के बगैर कुछ होता नहीं है। किसी को वो बैक कर रहे होंगे, वो टू द हिल्ट बैक करते हैं, तो उसमें अगर कहीं ईगो क्लैश हुआ होगा, कहीं इंटरेस्ट का क्लैश हुआ होगा, तो गए होंगे लोग अपने अपने इंटरेस्ट में। हो सकता है अपने इंटरेस्ट में भी उनको लगा होगा ये असेसमेंट में। मैं जानता हूँ कि मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मेरे बताया कि मेरे ग्रैंडफादर थे, फादर थे, मैं रहा, मेरे 3 बेटे हैं। नेचुरल है, चाहते हैं, मैं चाहता था कि उनमें से एक पॉलिटिक्स में आए। वो नहीं तैयार हुए, उन्होंने कह दिया कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं ये करेंगे। तो मुझको थोड़ी नाराज़गी हुई, गुस्सा लगा कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, अब एक लेगेसी है इतनी बड़ी, उसको कैरी करूं। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ज़बरदस्ती, बच्चों से आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। मुझको थोड़ा ख़राब लगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझको लगा कि उन्होंने सही फैसला किया है। बताता हूँ क्यों। कि बिहार में अगर बगैर अलायंस के लड़ते हैं कांग्रेस अकेले, तो किसी सीट पर, अभी 5 सीट पर आरजेडी के अगेंस्ट हम लड़े हैं, 5 पर हमारी ज़मानत जब्त हो गई, 5 पर। तो बगैर आरजेडी के अलायंस के कांग्रेस का कोई महत्व नहीं है बिहार में। और वो आएंगे मेरे बेटे, उनके परदादा थे, उनके दादा थे, उनके बाप थे, तो उनको होगा तो कांग्रेस की ही लीगेसी के लिए कांग्रेस से ज्वाइन करेंगे। और कांग्रेस का मुझको कोई भविष्य नहीं लगता है अभी 2-4-10 साल में बिहार में, कि लालू यादव जी के अलायंस की वजह से कुछ सीट मिल जाते हैं। टिकट जो बेचने का भी आरोप लगता है, ये भी कमाल है कि वोट है लालू यादव जी का और बेचने का आरोप लग रहा है हम लोगों के नेता लोगों पर। वोट उन्हीं का है, जो बात सच्चाई है। अभी मैं बताता हूँ क्या हालत है कांग्रेस की। कि एक मुजफ्फरपुर ज़िले में कंस्टिट्यूंसी है बोछा, वहाँ इलेक्शन हुआ अभी 2 साल पहले। तो किसी से किसी का अलायंस नहीं हुआ। कांग्रेस को 1000 वोट आया और नोटा को 2000 वोट आया। एक कंस्टिट्यूंसी है तारापुर, जिसमें 2020 में एक इंडिपेंडेंट लड़का खड़ा हो गया, राजेश मिश्रा, अच्छा कल्चर सिविलाइज पढ़ा लिखा, तो उनको आया 10,000 वोट। और वहीं बाई इलेक्शन हुआ 2020 के बाद, तो हम लोगों ने उनको टिकट दे दिया कि 10,000 तो इंडिपेंडेंट में लाए हैं, हम लोग मिला देंगे तो कुछ लाएंगे। तो जिसको इंडिपेंडेंट में 10,000 वोट आया था, उसको कांग्रेस टिकट पे 3400 वोट आया। तो मुझको लगा कि मेरे बच्चों ने जो इनकार कर दिया, वो दिल सामने तो नहीं कहते, थोड़ा तहज़ीब करते हैं, अदब करते हैं, लेकिन अगर उनको ला के हम कर देते और ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाते, तो ज़िंदगी भर दिल में कहते, बुरा भला कहते कि अपने शौक़ में हमारा लाइफ करियर ख़राब इसमें बर्बाद कर दिया। तो इसलिए मेरे बच्चों ने इनकार किया, तो मुझको थोड़ी तकलीफ़ थी, लेकिन बाद में मुझको लगा कि उन्होंने ठीक किया। तो शफीक जी बताइए, जैसे आप इतना सब कुछ बता रहे हो और इतनी सारी जो हमने चीज़ें की, तो ये सोनिया जी को भी दिखता होगा, वो भी देखती होंगी और वो टोकती ज़रूर होंगी, क्योंकि उनका भी सपना होगा कि बेटा तो प्रधानमंत्री बने, पार्टी चले। मतभेद है, जो खबरें आती है कि मतभेद हैं। देखिए, माँ बेटा और बेटी प्रियंका जी लोग बहुत करीब हैं एक दूसरे के। अभी तक कोई बात ऐसी सामने नहीं आई है। मेरा कुछ इंडिविजुअल इनकाउंटर है, उस सामने वो विश्वास में वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। दोनों के बीच में जो बात हुई है मेरे सामने, वो एक अलग मामला है। लेकिन सोनिया गांधी जी की वीकनेस राहुल गांधी जी है। जब भी बात हुई उस ज़माने में, तो उन्होंने कहा राहुल राहुल राहुल। लेकिन सोनिया गांधी जी ने अब मिलना बंद कर दिया है लोगों से, ऑलमोस्ट नहीं मिलती हैं वो लोगों से, इम्पोर्टेंट टाइम मांगने के बाद भी नहीं मिलती हैं। और बड़े, हम लोग तो छोटे लोग हैं, बड़े मशहूर लोगों से वो नहीं मिलती है। मुझको लगता है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का ये है कि मैं कहूँगी और मेरी बात की अनदेखी होगी, तो इसलिए कोई आएगा हमसे मिलने के लिए तो अपनी बात ही कहेगा और अपनी बात कहेगा। और हम अगर कहेंगे, या तो हम सुन के चुपचाप रह जाएं, या हम अगर लगे कि जेन्यून कह रहा है, अगर हम कुछ कहें तो ये असर उसका नहीं होगा, मेरी बात नहीं मानी जाएगी।
इसलिए वो खामोश हो गई। नहीं तो मैं अक्सर कहता हूँ कि सोनिया गांधी राहुल गांधी जी का फ़र्क समझिए। सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, सीताराम केसरी जी की कांग्रेस को अपनी कांग्रेस बनाया और उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कहाँ थी कांग्रेस, कहाँ देश की सरकार में चली गई कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने सोनिया गांधी जी की कांग्रेस को भी अपनी कांग्रेस नहीं बनाया, उनके भी लोगों को काट छांटने में वो लग गए। जिसको जो कर सकते थे वो नुकसान सोनिया गांधी जी के भी कांग्रेस। अब इस पे आते हैं शकील जी थोड़ा, क्योंकि आप अनुभवी है और आपने देखा बिहार का चुनाव, आपने देखा और आपने जाहिर सी बात है कुछ सलाह देने की कोशिश भी की होगी। बिहार में जिस तरह से राहुल जी ने मुद्दे उठाए, वोट चोरी का मुद्दा हो या फिर आपका चौकीदार चोर है, ये जितने भी चुनाव में राहुल जी मुद्दे उठाते हैं, सही मुद्दे उठाते हैं, मुद्दों की समझ ही नहीं है राहुल गांधी जी को। देखिए ये कहना मुश्किल है, और चौकीदार चोर वाला मामला तो बहुत पुराना हो गया, जी जी लेकिन वोट चोरी वाला भी मामला हुआ तो उसमें राहुल जी मेरे ज़िले में गए थे। वो 26 अगस्त को गए थे। जी जी मैंने 24 अगस्त को वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं कांग्रेस में था कि आ रहे हैं लोग। जी जी लेकिन मैंने एक बात पूछी जी कि भाई आपका इल्ज़ाम है कि 65 लाख वोट कट गए, तो 65 लाख वोट कट गए तो 65 आदमी को भी कभी हमने कहीं बिहार में ये प्रोटेस्ट करते नहीं देखा कि साहब हम जिंदा हैं और मेरा वोट काट दिया है। हो सकता है वो 65 बेचारे इनोसेंट हो, उनको नहीं मालूम कि रजिस्टर में क्या मेरा वोटर लिस्ट में नाम काट। तो हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, कांग्रेस के, आरजेडी के, कांग्रेस को थोड़ा कैडर कमज़ोर है, लेकिन आरजेडी के, सीपीआई, सीपीएम, ये लोग तो बहुत ही ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं। कहीं नहीं किया कि 500 आदमी को जमा करके कहें कि साहब ये जिंदा है, इनका वोट कट गया। मैं 2-3 मुस्लिम गांवों का बड़ा, जहां से मैं एमएलए ले रहा हूं, वहां के मैं मुखिया की, सरपंच की बात कर रहा हूं। मैंने उनसे पूछा, मुझको भी था कि ये बीजेपी वाले इलेक्शन कमीशन से मिलके मुस्लिम वोट कटवा रहे हैं ज़्यादा, हम लोग को दिमाग में जो जाहिर रहता है, सच्चाई कहने में कोई। तो मैंने पूछा मुस्लिम से, औसी के मुस्लिम से, छछुआ के मुस्लिम से, बड़ी बड़ी मुस्लिम बस्ती है, 5-5 हज़ार मुस्लिम वोट्स हैं। कहा एक वोट सर हम लोगों को नहीं कटा है। तो आप कहते हैं कि 65 लोगों को, तो ये जिम्मेदारी हमारी है ना कि हम प्रूफ करें कि आप गलत बोल रहे हो, इलेक्शन कमीशन से मिलके बीजेपी वोट कटवा रहा है। लेकिन कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। तो इसका मतलब है कि मुद्दों की सूट बूट की सरकार हो, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने भी हाल फिलहाल में कहा कि सूट बूट की सरकार, ये नारे नहीं चलेंगे। और उन्होंने 2-3 भविष्यवाणियां की। उन्होंने कहा कि केरल में भी कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है और स्टालिन तमिलनाडु में वो बेहतर है उनसे, क्योंकि बोले स्टालिन को ज्यादा समझ है कि मुद्दे क्या उठाए बनिस्बत राहुल गांधी। अब मणिशंकर, मतलब आप जैसे और भी नेता मुखर, आपसे मुझे लगता है वो इंस्पायर हो के बोलने लगे हैं। देखिए सारे लोग दुखी हैं। मैंने कहा बहुत से लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जो बहुत दुखी हैं, लेकिन उसमें एक क्लास ये है कि जिनकी अगली पीढ़ी कांग्रेस में आ गई है, तो उनको लग रहा है कि अच्छा हम तो अपमानित हो गए, हम तो साइड लाइन कर दिए गए। साइड, देखिए समय परिवर्तन है, नया लीडरशिप आता है, नया राजा बनता है, तो पुराने लोग धीरे धीरे धीरे, लेकिन वक्त से आप नया राजा बन के अगर तलवार से सारे पुराने लोगों को काटने लगिएगा, जो राहुल गांधी एक तरह से कर रहे हैं, तो क्या नाम है, मणिशंकर अय्यर जी और बहुत से लोग हैं, लेकिन एक क्लास बचा हुआ। मुझको लगता है कि मणिशंकर अय्यर जी की कोई पीढ़ी नहीं है कांग्रेस में। मैं भी शायद कहता हूँ, मैं भी डरता, शायद अगर मेरे बच्चे मेरी बात मान के आ जाते, तो मेरे बच्चों ने हमको उससे बरी कर दिया। तो एक पूरा क्लास है कांग्रेस में जो अपमानित फील कर रहा है, ये है। लेकिन उनके बच्चे आ गए हैं कांग्रेस में, इसलिए वो थोड़ा चुप हैं, बेइज्जती सह रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं और धीरे 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 साइड लाइन हो रहे हैं। कि बच्चों के लिए वो कुर्बानी देने की बात होता है, हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देता है और देने को तैयार रहता है, तो वो भी अपने बच्चों के लिए अपमान सह के मेरे ख्याल में अपने बच्चों की वजह कर कुर्बानी दे रहे हैं। जी,
तो जैसे एक मणिशंकर जी ने एक दो बातें और कही, उन्होंने कहा कि ये जो पवन खेड़ा जो है, इनको जो प्रवक्ता पद पे नियुक्ति, ये मूर्खतापूर्ण फैसला है, मूर्ख को प्रवक्ता बनाने जैसा है। उनका ये पार्टी के प्रवक्ता तो ही नहीं, कह रहे जयराम रमेश का तोता है, वो जैसे बोलते वैसे बोल देते हैं। तो इससे मेरा ये प्रश्न आया कि क्या राहुल जी की जो कोर मंडली, जैसे वेणुगोपाल जी हो गए, जयराम रमेश हो गए, 5-6 लोग, ये असल बात राहुल जी तक पहुंचने नहीं दे रहे, या राहुल जी को सब पता है? देखिए, दरबारी क्या करता है? जी। दरबारी वही काम करता है जिससे आप खुश होइए, आपका दरबारी है तो इन्हीं बातों से राहुल गांधी खुश होते होंगे तो वो वैसे ही करते हैं। राहुल गांधी अगर कहें कि नहीं हमको सच्चाई जानकारी है, ये क्यों नाराज़ है, ये क्यों है, वो उन लोगों को जिनको बनाया है उन्होंने, उनको ट्रस्ट करते हैं और वो लोग उनको एक तरह से सच्चाई नहीं बताएं। लेकिन आप लीडर बनने गए हैं, आप लीडरशिप आपने लिया है, आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, अभी भी पूरी पार्टी आप ही चला रहे हैं। कांग्रेस के सबसे खड़गे जी थे, किसी मीटिंग के बारे में कोई पूछा गया कि खड़गे, बोले खड़गे जी थे, राहुल जी थे कि नहीं थे? तो जाहिर है कि हर कांग्रेसी जानता है कि फैसला वही लेते हैं। तो जब आप फैसला लेने पर हैं तो आप राय किसी से लीजिए। सोनिया गांधी जी किसी स्टेट में कोई बड़े नेता होते थे तो मैं कहता था कि मैडम मैंने उनसे भी बात कर ली है, बोले बात करो सबसे, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। हाँ, यस बोलते, मुझको याद है, बड़े हम इतने बड़े आदमी के हैं, उनका नाम नहीं बोलेंगे आपको। मैं कहता था कि वो बहुत बड़े थे, हम लोग से भी बहुत सीनियर, कि मैडम मैंने उनसे बात कर ली है। बोले हाँ हाँ, बात उनसे भी करो और लोगों से भी करो, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा, प्लस तुम्हारे फेवर में जाएगा, माइनस तुम्हारे अगेंस्ट में जाएगा। यही लीडर की पहचान कि तुम फैसला कर। हाँ। तो जाहिर है कि राहुल गांधी दरबारी वही कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, उसमें दरबारियों की गलती नहीं। उनको तो अपना पापी पेट चलाना है, उनको अपनी रोजगार चलाना है, उनको अपनी दुकानदारी चलाना है, पॉलिटिक्स चलाना है, इसलिए आप जो सुनिएगा वही हम सुनाएंगे। अच्छा, एक और भी बात जो कांग्रेस में ख़राब हुई है मेरे ख्याल में, देखिए पीए प्राइवेट सेक्रेटरी हर ज़माने में रहते थे, अभी हम लोग कुछ नहीं है तो अभी एक आदमी पीए में, एक आदमी दूसरे स्टाफ में काम करता है, लेकिन पीए प्राइवेट सेक्रेटरी को, तनख्वाह पाने वाले को पॉलिटिकल पोस्ट नहीं था। भाजपा उजपा इतनी कॉरपोरेट बोल के भी भाजपा उजपा ने ये नहीं किया। हमारी जो जानकारी है थोड़ी मोरी कि कई लोग हैं जिनको मंथली तनख्वाह मिलती है और वो पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं, तो उनका पहला इंटरेस्ट है कि हमको तनख्वाह मिलती रहे, तो जो तनख्वाह देगा उसको हम नाराज़ क्यों करेंगे? इसी में आप खुश हैं तो इसी में खुश रहिए। एक मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, बड़ा बोल्ड आपने स्टेटमेंट दिया कि राहुल गांधी डरपोक नेता भी है। मतलब हाँ, मैंने ये भी कहा साथ में, आप लोग वन साइड ये भी कहा कि डरपोक बहुत ख़राब शब्द है। हाँ, अंग्रेजी का एक शब्द है इनसिक्योर, तो वो है, और इसीलिए मैंने उसी को हिंदी में डरपोक कह दीजिए। और वो डरपोक, मैंने कहा कि जिस दिन से जो आदमी पैदा हुआ, राहुल गांधी जी की पैदाइश के दिन से आज तक, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से ज़्यादा उनकी सुरक्षा है, तो बाहर से क्या डरना? ये जो सीनियर लोगों से डर है, ये अंदर का डर है, अंदर की इनसिक्योरिटी है। मतलब मोदी जी ने संसद में सही कहा था कि शशि थरूर और बाकी लोगों को इसलिए बोलने नहीं दिया जाता संसद में ताकि उनकी प्रतिभा निखर कर आ जाएगी और राहुल जी दब जाएंगे। हाँ, ये तो है, जाहिर है कि हर लीडर करता है, बहुत लीडर करते हैं। मोदी जी के बारे में भी है कि वो फेसलेस लोगों को आप काटिएगा नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, अभी राहुल जी के बारे में हुआ कि फेसलेस लोगों को वो पसंद करते हैं, तो हम लोग बैठे हुए थे, हम कहा भाई राहुल जी अगर फेसलेस लोगों को पसंद करते हैं तो उसमें कौन बड़ी बात है। हमने कहा कि हम लोग आपस में बात कर रहे थे 4-5 कांग्रेस के लोग, तो किसी ने पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी के, उनका नाम क्या है? तो वहाँ पर किसी 7-8 आदमी थे, किसी को नहीं मालूम। तो कहा कि अच्छा उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, उनका नाम बताओ, तो वो किसी को नहीं मालूम। तो कहा कि अच्छा मध्य प्रदेश के कौन है? तो मध्य प्रदेश के एक 8 आदमी में एक आदमी ने कहा कि मोहन यादव जी हैं। 7 आदमी को नहीं मालूम था कि क्या है। उसके बाद 2-3 और स्टेट का नाम लिया, और ये सब मोदी जी के पसंद के लोग हैं। तो हमने कहा है इंटरव्यू में अपने कि मोदी जी और राहुल जी की मानसिकता बिल्कुल एक है पार्टी के लोगों के लिए। मोदी जी भी फेसलेस लोगों को चाहते हैं और
राहुल जी भी फेसलेस लोगों को चाहते हैं। उस मामले में दोनों की मानसिकता एक है। लेकिन बीजेपी में ये तो मानेंगे आप कि योग्य होते हैं, जैसे विष्णुदेव साय के बारे में हम बात करें तो पार्टी के पहले केंद्रीय मंत्री देखिए, वगैरह रहे पब्लिक फेस की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है, ये ज़रूर मैं कहता हूँ कि दोनों एक तरह से सोचते हैं। वो भी फेसलेस लोगों को पसंद करते हैं, राहुल गांधी भी फेसलेस लोगों को, और मोदी जी भी। लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाता है, इसलिए उनका सब चल जाता है। हमारे नेता के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर वोट नहीं मिलता है, इसलिए नहीं चल पाता है, वो एक्सपोज हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो चलिए, वहाँ पार्टी में थे आप, तब तो सुनी नहीं राहुल जी ने आपकी, लेकिन गलती से ही से ये पॉडकास्ट अगर पहुंच गया और सुन लिया राहुल जी ने, तो क्या सलाह देना चाहेंगे राहुल जी को आप? नहीं, देखिए, वो पहुंच गया और सलाह सुधार शुरू हुआ। मैं मानता हूं, मैंने लिखा है अपने फेसबुक पोस्ट पर कि कांग्रेस में शकील्स इफेक्ट शुरू हो गया लगता है। शशि थरूर जी को जो बुला के उन्होंने बात की, मेरे एक पॉडकास्ट जो सबसे ज़्यादा जिस डरपोक जिसको आप कर रहे हैं, जो हालांकि वो बाद में रिकॉर्ड हुआ, उसके पहले दूसरे लोगों ने लेकिन रिलीज़ कर दिया उन्होंने, उसके 4 दिन के बाद शशि थरूर जी को बुला के, आपने देखा होगा कि बीच में खड़गे साहब, हाँ, वो भी फोटो देख लीजिए कि खड़गे साहब मध्यस्थता कर रहे हैं, कि बीच में खड़गे साहब, एक तरफ राहुल गांधी जी, एक तरफ शशि थरूर जी। तो मैंने लिखा है कि लगता है कि कांग्रेस में शकील्स इफेक्ट, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन शकील्स इफेक्ट शुरू हो गया और अब बुला के बात करने लगे। अब कुछ मुस्लिम्स के साथ भी हम लोग राहुल गांधी जी की फ़ोटो देखेंगे, अब कुछ जो जनरल पुराने कांग्रेसी हैं उनके साथ भी देखेंगे। मेरा बस इतना ही कहना है कि हम कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, जिस आइडियोलॉजी पर मेरे पूर्वज चलते रहे, 90 से ज़्यादा साल हो गया, और हम उसी डायरेक्शन पे, कोई दूसरी पार्टी हमारी 3 पीढ़ियों में किसी ने नहीं बदला। न मेरे दादा ने बदला, न मेरे पिता ने बदला, और न मैं बदलूंगा, न बदला हूँ। हाँ, टेक्निकल राहुल जी से मतभेद के वजह, व्यक्ति से मतभेद की वजह से पार्टी के टेक्निकल मेंबरशिप की ये बोलता अगर, तो अभी आपके यहाँ से बाहर जाने के पहले मीडिया में आया जाता कि शकील अहमद को पार्टी से निकाला गया। तो टू बी ऑन सेफ साइड मैंने अपने को, या बोलने के लिए ही अपने को अलग किया है, नहीं तो चुपचाप रह जाते। हमको अब क्या मिलने वाला है, हम जब दूसरी किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। देखिए, नीतीश जी का मैं बड़ा फ़ैन हूँ। नीतीश जी के 2 वजह से मैं बड़ा फ़ैन हूँ। एक तो ये है कि नीतीश जी ने बीजेपी से अलायंस रख के मुसलमानों से जो सरोकार किया है बिहार के, वो अद्वितीय है। पिछले 25 साल से 20 साल से वो हैं, 20 साल से सुनील जी एक बड़ा दंगा बिहार में नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम्स को मैं कहता हूँ अक्सर के ये एंगल पर, और मैं बैठ के मुस्लिम्स में बात कर रहा हूँ, एक आदमी इस बात को कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करता है। तो गुजरात में भी है, ये गुजरात में भी नहीं, गुजरात में दंगे हुए हैं, करवाने के बाद आप डर से कर रहे हैं और आप नहीं होने दे रहे हैं। नीतीश जी के इसमें कभी बड़ा दंगा कोई नहीं हुआ, और वो हम जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग मिनिस्टर हैं, ये रहे, कि कलेक्टर एसपी को पोस्टिंग के टाइम में वो कह देते हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, कॉम्युनल दंगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक तो हम उसके लिए एडमायर, मैंने नीतीश जी को कहा भी है सामने कि मैं आपका समर्थक नहीं हूं मगर प्रशंसक हूं। समर्थक रहता तो आपकी पार्टी में रहता, मैं प्रशंसक हूं आपका। पूछे वही तो मैंने बताया। दूसरा ये कि अगर नीतीश जी को ये लगता है कि किसी ने उनकी मदद की है तो उसको वो रीपे करना चाहते हैं तुरंत। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मोदी जी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के को मुद्दा बना के नीतीश जी एनडीए से अलग हुए 2013 में, तो कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया। उस सपोर्ट दिलाने में भी मेरी भूमिका थी। और फिर जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और वहाँ 2 ही सीट आया नीतीश जी के पार्टी को, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और जीतन राम मांझी जी को सीएम बनाने की बात की। उसमें भी कांग्रेस ने सपोर्ट किया और उसमें भी मेरी भूमिका थी डायरेक्ट। इन दोनों भूमिकाओं की वजह से लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो 3 राज्यसभा के मेंबर बिहार के, रामकृपाल यादव जी, राजीव प्रताप रूडी जी और रामविलास पासवान जी, ये तीनों आ गए लोकसभा। तीनों राज्यसभा की सीट खाली हो गई। और ऐसे इलेक्शन में अलग अलग जिसकी सरकार रहती है वो सब सीट जीत जाती है।
बगैर हमसे बात किए हुए केसी त्यागी जी उनके स्पोक्स पर्सन थे, उनसे अनाउंस करवा दिया नीतीश जी ने नॉमिनेशन शुरू होने के 18 दिन पहले कि अगर कांग्रेस शकील अहमद का नाम देगी तो हम लोग शकील अहमद को राज्यसभा भेजेंगे। मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था, मैं गया सोनिया गांधी जी से पूछने के लिए। पहले उन्होंने कहा कि शकील मुझको 4 दिन का टाइम दो, और 4 दिन के बाद जब मैं फिर पूछने गया तो उन्होंने कहा छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया। तो राज्यसभा और सभा की बात होती तो उसी वक्त नीतीश जी से दोस्ती कर तो नीतीश जी का मैं नेशनल लेवल पे आज की तारीख में सोनिया गांधी जी के लीडरशिप का ये हूँ और फैन हूँ, और स्टेट में नीतीश जी का फैन और हूँ। नीतीश जी जो इंडिया गठबंधन जो बना था उसकी अगुवाई नीतीश जी ने की, आपको लगता है ये भी राहुल गांधी की गलती थी कि उनको दरकिनार किया गया? देखिए अंदर में क्या बात हुई मैं नहीं बात हूँ, लेकिन मैंने उस मीटिंग में जिसमें कहा कि मुझको बुलाया नहीं गया, आपसे बात किया मैंने कि अंदर में बात हो रही थी और उसके बाद से मुझको नहीं बुलाया। मैंने ये भी मैं कह रहा था कि नीतीश जी का हंगामा हो गया है कि नीतीश जी हम लोगों से जा रहे हैं, नीतीश जी को रोकने की कोशिश कीजिए हम लोग के साथ यूपीए में। उसके बाद से मुझको कभी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। और उसी के बाद देखिए कितना, और अब तो नीतीश जी तो नाम लेते ही हो जाते हैं। तो क्या मतलब ये समझा जाए कि अब जो कांग्रेस से जो है जो नेतृत्व है उसकी पकड़ एकदम खत्म हो गई है, ऐसा है? नहीं, नेतृत्व तो राहुल गांधी जी की पकड़ है पूरी। नहीं तो वो उसका चमत्कार कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ वो भाई उस पब्लिक उसको वोट देती है कि नहीं देती है ये तो जनता जाने और ये जाने, लेकिन जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की पकड़ है वो टोटल पूरी पकड़ राहुल गांधी जी की है, कॉमा फुल स्टॉप उनके बगैर नहीं होता है। अच्छा, तो अब ये एक और मेरा बस प्रश्न, क्योंकि आपको भी जाना है, थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। अब ये जो चूंकि मुस्लिम नेता एक है, उन्होंने एक बात कही कि राहुल गांधी जी का जिस तरह का बिहेवियर है और जिस तरह से मुस्लिम नेताओं के साथ बर्ताव किया जा रहा है और छोड़कर जा रहे हैं, इसका कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा और ओवैसी जैसे नेताओं को इसका लाभ मिलेगा। नहीं, हम नहीं समझते हैं कि कांग्रेस को नुकसान होगा। ओवैसी बेचारे तो अपने ही एक स्टेट में हैं, इधर उधर खड़ा कर देते हैं, उनको छोड़ दीजिए। अब वो हैदराबाद की पॉलिटिक्स बेसिकली करते हैं, वो हैदराबाद के एमपी होने के लिए ये सब ज़बान इस्तेमाल करते हैं। खुशकिस्मत हैं कि पैदा हो गए मोदी जी के ज़माने में और टीवी के ज़माने में। वो हैदराबाद के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, जहाँ 68% ऑन रिकॉर्ड मुसलमान है, 2-4% और भी 72% है। तो वो हैदराबाद के लिए करते हैं, टीवी है और मोदी जी हैं, ये दोनों वहाँ भेज के उनको पूरे हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम कराना है। ओवैसी साहब सिर्फ हैदराबाद के हिंदू मुस्लिम के लिए, खुद एमपी बनने के लिए, अपने भाई को एमएलए बनाने के लिए ये सब करते हैं, लेकिन मोदी जी उसका फ़ायदा उठाते हैं। टीवी वाले महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश सब जगह लड़ रहे हैं। हाँ तो वो बनाया ना, टीवी से फैलाया है उनको। तो जाहिर है, और सख्त बात बोलने पर अगर आप बहुत ही योगी जी मोदी जी के, एक बात बताइए, मुस्लिम तो बेचारा 15% है देश में, ठीक है ओवैसी साहब के यहाँ 68% 72% है। तो मुसलमान ये जानता है कि हम अकेले कन्फ्रंट नहीं कर सकते हैं, हम मिलके सेक्युलरिज्म में ही हमारा भला है। और इसलिए भी कांग्रेस को, इसलिए मुसलमान कोई अब जो है मुसलमानों का रिश्ता कभी कांग्रेस के साथ रहा है, कभी अलग रहा है। आज की तारीख में मोदी जी की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स आर विथ कांग्रेस, इसलिए कि मोदी जी का डर है कि नंबर 2 यही है तो यही करेंगे। तो कोई मुस्लिम लीडर, इंसान की अहमियत ख़त्म है। आपकी का बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने क्या किया कम्युनिटी के लिए, आप कब कब खड़े रहे, ये सब इररिलेवेंट है। अब वो है कि मोदी जी से जान कौन बचाएगा तो मोदी जी से जान बचाने वाला नज़र आता है कांग्रेस ही। कांग्रेस नंबर 2 है कि नहीं हैसियत में, ये वक्त बताएगा, लेकिन नंबर 2 है तो शकील अहमद चले जाएं, तारिक अनवर चले जाएं, राशिद अलवी चले जाएं, मुस्लिम समाज को उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं बहुत खुश होकर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। वो मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी होगी, उनको वोट मिलेगा। नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि अब तो हृदय परिवर्तन हो रहा है मुसलमानों का, और बड़ी जहां मुस्लिम बहुल सीटें वहां से बीजेपी जीतती है, बड़े अच्छे प्रतिशत में वोट मिल रहा है बीजेपी को। देखिए नहीं, बीजेपी ने जब मन से कहना शुरू कर दिया कि हम एंटी मुस्लिम हैं, अब सोचिए कि आप खुद फैसला कीजिए, आप भारत के नागरिक हैं, माहौल समझते हैं
कि मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन बेचारे का कसूर क्या था, सिवाय इसके जब वक्त था तो उनको आगे किया। अब वक्त है कि हमको बिल्कुल एंटी मुस्लिम चेहरा नजर दिखलाना है अपने को, और इस नाम पर हिंदू समाज के कुछ लोगों को वरगला के वोट लेना है। तो बेचारे मुख्तार अब्बास नकवी या शहनवाज हुसैन को भी घर बैठा लिया, निकाला नहीं है, यही उपकार किया। नहीं थी इन दोनों को निकाल भी दे सकती थी कोई बहाने कर ले। चेहरे जैसे पिछले दिनों एमजे अकबर साहब को राज्यसभा लाए, या फिर शहजाद पूनावाला, अरे 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 शहनाज बेचारा तो चला गया कांग्रेस से भाग के, उसको ये है जो बैंकर, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ, वो भी भाई साहब उनको भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अरे वो वक्त था। आज की तारीख में बोलिए ना, एक प्रवक्ता बीजेपी का, हम थे प्रवक्ता, 20 डिबेट होगा, मेरा टीवी पे रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा, मेरा, शहनवाज साहब का और मुख्तार अब्बास नकवी इधर उधर से भी हटाया। जब इधर से हटाना शुरू किया, पहले कांग्रेस, बीजेपी ने बाद में फॉलो किया है कांग्रेस को। कांग्रेस ने मुसलमानों को हटाने के लिए स्पोक्स पर्सन से और फेस टीवी पर आने से पहले कांग्रेस ने शुरू किया है, मुसलमान को बीजेपी ने बाद में शुरू किया है। चलिए, तो अब अंतिम सवाल मेरा, शकील जी, कहाँ देख रहे हैं आप कांग्रेस को? अगर यही सब चलता रहा, राहुल जी के हाथ में ही लगाम रही, तो आने वाले अगले चुनाव में, लोकसभा के, उसके अगले चुनाव में कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये सब मोदी जी पर डिपेंड करता है। हमारी किस्मत, हमारे पार्टी की किस्मत, हम शुभचिंतक, हमारी पार्टी इसलिए बोल रहे हैं कि मैं ज़िंदगी भर कांग्रेस का शुभचिंतक रहूँगा, क्या है वो मोदी जी पर डिपेंड करता है। वो भारत की जनता को खुश रखेंगे तो हमारा कोई चांस नहीं है, उनसे नाराज़ होकर तो लोग हमारे पास आवेंगे। तो ये डिपेंड करता है टोटल मोदी जी पर। हम उसी उम्मीद में जिंदा हैं कि मोदी जी से नाराज़गी होगी तो लोग इधर आएंगे। लेकिन उन्होंने तो 2047 वो तो अपना प्लानिंग तो है, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। हाँ, बड़े बड़े जिन 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 मनीष सिसोदिया जी के गज़ल प्रोग्राम का IAS हैं, बड़े मशहूर हरिओम साहब, उनकी गज़ल का एक शेर है कि तुम्हारे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ। तो सिकंदर कैसे कैसे सिकंदर हार गए कि इस ज़मीन पे कैसे कैसे सिकंदर ज़मीन ओढ़ के लेटे हुए हैं। तो इसलिए कब किसका क्या होगा नहीं जानते। वो 47 करे, वो 57 करे, लेकिन ऊपर वाला जिस दिन लिखेगा उस दिन लिखे। तो उनसे जो नाराज़गी होगी, और कांग्रेस तब तक बच गई नंबर 2 पे, हमको लगता है कि बची रहेगी, तो आएंगे लोग मेरे पास। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका शकील जी, बहुत शुक्रिया। और सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन चूंकि हफ्ता पहला, हाँ, हफ्ता तारीख का भी समय हो रहा है, तो इसीलिए हम इस बातचीत को यहीं खत्म करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद सुनील जी, बुलाने के लिए, वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपने इस पॉडकास्ट को देखा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कुछ है तो ज़रूर लिखें। किसी और को इस हमारे SR टॉक में आप देखना चाहते हैं तो आप सुझाएं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बातचीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।